वेलकम टू माजिद साइंस। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माजिद साइंस में। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए निर्वाचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? हमारे पास और ऑप्शन है, आनुपातिक, पारदर्शी प्रतिनिधित्व, कार्यात्मक या सामान्य प्रतिनिधि। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी पारदर्शी प्रतिनिधित्व। संसद के प्रत्येक सदन तथा राज्य के विधानमंडल सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक पारदर्शिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचन नामावली होती है जिसमें सभी सदस्यों को निर्वाचन में अपना मत देने का अधिकार होता है। इस प्रकार भारत में आम चुनाव पारदर्शिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? हमारे पास और ऑप्शन है, अनुच्छेद 355, 256, 324 या 320। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर से यानी अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? हमारे पास और ऑप्शन है, 5 साल, 6 साल, 5 साल या 60 साल की उम्र या 6 साल या फिर 65 साल की उम्र। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के अधिकार, वेतन, भत्ते आदि समान होते हैं और उन्हें वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश को प्राप्त होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष या फिर अधिकतम 65 वर्ष तक बने रह सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? हमारे पास और ऑप्शन है, सांप्रदायिक प्रतिनिधि, व्यक्तिगत प्रतिनिधान, आनुपातिक प्रतिनिधित्व या भूभागीय प्रतिनिधित्व। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी भूभागीय प्रतिनिधित्व। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में भूभागीय प्रतिनिधित्व को अपनाया जाता है क्योंकि प्रत्येक राज्य को लोकसभा के स्थानों का बटन ऐसी रीति से किया जाता है कि स्थानों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात सभी राज्यों के लिए एक ही हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, यह पद्धति प्रतिनिधित्व के लिए किफायती होती है, इस पद्धति में गोलमाल करना संभव नहीं होता, या ऑप्शन नंबर सी, इसमें विधानमंडल में बहुमत प्राप्त होता है, या उम्मीदवार को चुनाव संबंधित खर्च कम करना होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी इसमें विधानमंडल में बहुमत प्राप्त करना होता है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में एक सदस्य चुना जाता है उसे हम एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक दलों की संख्या सीमित होने के कारण एक ही दल की स्थानीय सरकार बनने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें विधानमंडल में बहुमत प्राप्त करना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? हमारे पास फोर ऑप्शन है, 1984 में, 1985, 1988 या 1986 में। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी सन 1985 में। वर्ष 1985 के 52वें संविधान संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल का प्रतिबंध लगाया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल के आधार पर उपबंध किए गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, ऐसे कानून अधिनियमित करना जिससे उसे कष्ट पहुंचे, वोट देने का अधिकार, अमीरों को वोट देने का अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी, केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी वोट देने का अधिकार। मताधिकार से अभिप्राय यह है कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में वोट देने का अधिकार। भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1988 में अनुच्छेद 326 में संशोधन कर दिया गया कि इसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? हमारे पास फोर ऑप्शन 61वें संविधान संशोधन, 64वें संशोधन, 60वें या 63वें। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 61वें संशोधन के द्वारा, संविधान के 61वें संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार एक प्रकार से है, हमारे पास फोर ऑप्शन है, प्रतिनिधियों के चयन के लिए एक प्रक्रिया है जो वोट देने वाले प्रतिनिधि के लिए क्षेत्र की इकाई की संरचना करता है, या ऑप्शन नंबर सी सर्वव्यापक विशेष अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी एक ऐसी विधि जिसमें वोटर अपना वोट देने का अधिकार उपयोग करता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी एक ऐसी विधि जिसमें वोटर अपना वोट देने का अधिकार उपयोग करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधि की सरकार उपबंध करता है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, सरकार का आध्यात्मिक रूप, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र या लोकतंत्र। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रतिनिधि सरकार उपबंधित करता है। इस शासन व्यवस्था में निर्णय लेने का कार्य जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। ये प्रतिनिधि जनता द्वारा एक निश्चित समयावधि के लिए चुने जाते हैं तथा अवधि समाप्त होने के पश्चात इन प्रतिनिधियों के चुनाव दोबारा फिर जनता के पास इन्हें जाना पड़ता है। जनता उनके द्वारा किए गए कार्य का लेखा जोखा करके उन्हें पुनः निर्वाचित भी कर सकती है, अन्य दूसरे प्रतिनिधि को इसमें चुन सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर हुई आय की अधिकतम सीमा 2011 में बढ़ाकर कितनी कर दी थी? हमारे पास फोर ऑप्शन है, 16 लाख, 18, 20 या 25 लाख। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 16 लाख। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पूर्व हुई आय की अधिकतम सीमा 16 लाख 2011 में बढ़ाकर कर दी थी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। हमारे पास फोर ऑप्शन है, 2 या अधिक राज्यों में, राजधानी में, 4 या अधिक राज्यों में या फिर सभी राज्यों में। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 4 या फिर इससे अधिक राज्यों में। राजनीतिक दल वह होता है जिसमें पड़े कुल मतों का 6% 4 या फिर इससे अधिक राज्यों से प्राप्त कर लिया हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किस चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, वह चुनाव जीतने में असफल हो जाता है, या ऑप्शन नंबर बी वह कुल मतदान के 1/4 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता, ऑप्शन नंबर सी वह कुल मतदान के 1/5 मत भी प्राप्त नहीं कर पाते, ऑप्शन नंबर डी वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे लोकसभा अथवा विधानसभा के प्रत्याशी की जमानत जब्त कर ली जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार निम्न में से होता है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कानूनी अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 326 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन के वयस्क मताधिकार के आधार पर होने की बात कही गई है, परंतु मत देने का अधिकार वैधानिक सीमाओं की अधीन होने के कारण विधि या कानून का अधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे विधि का अधिकार बताया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? हमारे पास फोर ऑप्शन है, भारतीय जनता पार्टी ने, जनता पार्टी ने या जनता दल ने, या ऑप्शन नंबर डी समाजवादी जनता पार्टी ने। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी जनता दल ने। 11वीं लोकसभा में HD देवगौड़ तथा इंदर कुमार गुजराल को 2 वर्ष के समय में एक ही प्रधानमंत्री जनता दल के द्वारा दिए गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? हमारे पास फोर ऑप्शन है, बाड़मेर राजस्थान से, अरुणाचल पश्चिम, लद्दाख या फिर उत्तरांचल पूर्व। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी लद्दाख जम्मू कश्मीर। भारत के संसदीय चुनाव क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है, जबकि लक्षद्वीप इस दृष्टि से सबसे छोटा चुनाव क्षेत्र होता है। निर्वाचन की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा संसदीय चुनाव
मलाकाजगिरी तथा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्रविड़ कंजगम के संस्थापक कौन थे? हमारे पास 4 ऑप्शन है, पेरियार, ईवी रामास्वामी नाइकर, आचार्य विनोबा भावे या श्री राजगोपालचारी या महात्मा गांधी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर द्रविड़ कंजगम के संस्थापक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? हमारे पास 4 ऑप्शन है, के सुंदरम, सुकुमार सेन, जीवी मावलंकर या फिर पी स्वामीनाथन। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 का था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, राजा द्वारा संविधान की रचना करना या ऑप्शन नंबर सी जनता द्वारा राजा का चुना जाना या ऑप्शन नंबर डी संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी संविधान के द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना। संवैधानिक राजसी का अर्थ एक ऐसी सरकार सी है जहां राजा संवैधानिक तौर पर राज्य का प्रमुख होता है। सरकार की एक प्रणाली के रूप में संवैधानिक राजशाही दलगत राजनीति से मुक्त औपचारिक रूप से राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें संविधान के अनुसार शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तथा संवैधानिक राजशाही का प्रमुख उदाहरण ब्रिटेन से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना या ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का चुनाव कराना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना ये सभी संबंधित निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में आते हैं, परंतु भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना ये कार्य निर्वाचन क्षेत्र के आयोग में नहीं आता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए है, कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।